हेलो दोस्तों, आप सभी का चल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का फुल रिवीजन करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, तो आज हम लोग 1 घंटे की क्लास में कोशिश करेंगे पूरे के पूरे संविधान का रिवीजन करना वाले हैं। हालांकि ये वाली जो क्लास है वो एसएससी सीजीएल के सारे स्टूडेंट्स के लिए भी पूरी की पूरी बेटर होगी, ठीक है, उनके लिए भी लाभदायक होगी, क्योंकि संविधान आना तो उन्हीं के लिए। तो 1 घंटे की क्लास सारा का सारा संविधान हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली स्लाइड है, हम लोगों की जो पहली स्लाइड है वो ये रही। तो पहला टॉपिक रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान और भारत की संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो उसको हम लोग पहले देखेंगे, संवैधानिक विकास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो संवैधानिक विकास से अगर स्टार्ट करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट यानी पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में आया। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। कौन थे? एलिजा एम्पे। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनी, यानी द्वैध शासन। अगर पूछेगा द्वैध शासन कब आया, तो 1919 के अधिनियम से आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ। 1919 में जो था वो प्रांतीय द्वैध शासन था, और 1935 का जो अधिनियम था उसमें द्वैध शासन स्थापित किया केंद्र में। अगला पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई। आप सभी को पता होगा 1919 के अधिनियम से सीपीएससी बनाया गया था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 1926 में बन के तैयार हुआ था। उसी का नया नाम हो गया था अखिल भारतीय संघ, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, 1935 के अधिनियम से। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। याद रखना, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने होंगे। अगला, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये भी बिल्कुल सही है। अगर ये स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। और स्थायी सलाहकार कौन थे, तो वीएन राव जी। कौन थे? वीएन राव। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। तो 22 जनवरी 1947 को, तो याद रखिएगा, प्रस्तावना को अपनाया गया, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, और साथ में राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। ये सारी चीज़ें कब अपनाई गई, तो 24 जनवरी 1950 को। ये भी आपको याद रखना होगा। साथ में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को भी अपना लिया गया संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और इसके दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 3 वाचन हुए थे। कितने हुए थे? 3 वाचन हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे। अंतिम जो बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी याद रखना है। अगला है, सरदार पटेल संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 1946 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसका मंत्रिमंडल कुछ इस तरह से दिया गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश मामले, राष्ट्रमंडल और साथ साथ में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अध्यक्ष के रूप में कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय, आशफा अली को क्या दिया गया, तो रेलवे मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय, और सी राजगोपालाचारी, जिन्हें हम राजा के नाम से जानते हैं, उनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य मंत्रालय दिया गया था। तो
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी क्योंकि सारी एग्ज़ाम में आती हैं। और हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, इसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था डायरेक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट है 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की स्थापना की और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की जो तदर्थ झंडा समिति था उसके अध्यक्ष थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो पूछेगा प्रस्तावना में एक डेट का उल्लेख है, कौन सी डेट है? तो 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकेंड होता है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। अगला पॉइंट है भारत का राजकीय चिन्ह सारनाथ वाराणसी में स्थित है, अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष अनुकृति से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। हालांकि और भी बात करें प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, लेकिन उसके मूल रूप को बदला नहीं जा सकता है। किस केस में कहा गया है? तो केशवानंद भारती केस में कहा गया कि इसमें संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन इसकी मूल भावना को बिना ठेस पहुंचाए हुए। तो केशवानंद जो केस था वो 13 जजों की बेंच थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच कही जाती है। और 11 जजों की बेंच थी उसका नाम है गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब जो केस था उसमें 11 जजों की बेंच थी और केशवानंद भारती केस में कितने जजों की बेंच थी? तो 13 जजों की बेंच थी, ये भी याद रखना है। अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। यानी विदेशी प्रभाव का मतलब है कि क्या कहाँ से लिया गया है, यानी स्रोत देखने वाले भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान क्या है? सर्वोपरि है। यानी हमारा जो देश चलेगा वो रूल ऑफ लॉ से चलेगा, ना कि गवर्नमेंट से चलेगा। यानी जो संविधान कहेगा उसी के हिसाब से हमारा देश चलने वाला है। अगला पॉइंट है भारत की संघात्मक व्यवस्था। यानी भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। यानी जो संघात्मक प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू कहाँ की संकल्पना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ये भी याद रखिएगा। भारत की संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई है? ग्रेट ब्रिटेन। यानी एकल नागरिकता से पूछे कहाँ से ली गई है? तो एकल नागरिकता आपको याद रखना है कि कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ली गई वो भी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई? तो आयरलैंड के संविधान पे आधारित है। आप लोग अगर इतना कर लेते हैं तो आप इतना मानिए कि यूपी पुलिस में इससे बाहर संविधान का क्वेश्चन तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो पूरा विश्वास करके सुनते रहिए। पूरा रिवीजन होने वाला है 1 घंटे के अंदर में सारा का सारा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। कहाँ लिखी है? बिल ऑफ राइट्स में। तो याद रखिएगा ये भी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं का विचार भी कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल का जो उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल का उपबंध यानी यह मौलिक अधिकारों का निलंबन पूछे या राष्ट्रपति के प्रमुख अधिकार पूछे तो वो लिया गया है जर्मनी से। लेकिन आपातकाल कहाँ से उठाया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये भी याद रखना है आपको। अब हम लोग यहाँ से देखना है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका देख लेते हैं पहले। तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल, ये सारी चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। तो वित्तीय आपातकाल इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से
संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनात्मक व्यवस्था वो भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता वो भी ब्रिटेन से ली गई। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व यानी DPS भी लिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ली गई हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन लिया गया है। यानी राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? भारत की जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। जर्मनी से देख लेते हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो जर्मनी से ली गई हैं। कनाडा से संघात्मक विशेषताएँ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो जानकारी है वो कनाडा से ली गई। कहाँ से ली गई? कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से। रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। अब लोग हम यहाँ से देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। पहली बात तो आप लोगों को संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को जितना बताया जा रहा है उतना कम से कम आपको याद रखना होगा एग्ज़ाम के लिए। तो संविधान की प्रस्तावना का गणतंत्र शब्द यह स्पष्ट करता है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष यानी जो राष्ट्रपति होगा वंशानुगत ना हो करके वो निर्वाचित होगा। यानी राष्ट्रपति का जो है वो चुनाव होगा बार बार, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ये भी याद रखना। मुझे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस विधि से होता है? तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, एकल संक्रमणी पद्धति की द्वारा होता है। ये भी याद रखिएगा। अगला, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। हालांकि अगर पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है तो आर्टिकल 32 है, लेकिन नॉर्मल अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना को कहते हैं। किसके कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का अधिकार दिलाना है। अगर बात करें प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं तो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, राजनैतिक और बताइए सामाजिक, राजनैतिक और तीसरा बताइए, कमेंट बॉक्स में, याद नहीं आ रहा है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, ठीक है। बंधुत्व हो गया, इसका अधिकार हो गया, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय हो गए। तो स्वतंत्रता 5 हो गई, विचार हो गया, धार्मिक विचार हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, उपासना हो गया, ये सारे हो गए। स्वतंत्रता के अधिकार 5 होते हैं। बंधुत्व का अधिकार हो गया। इसी तरह अवसर की समानता है, अवसर की प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समता प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत तथा इंडिया दोनों के नाम उल्लेखित हैं। यानी उसमें लिखा है इंडिया दैट इज़ द भारत, यानी इंडिया ही भारत है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार 1976 में संशोधन हुआ है। याद रखना, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। भारतीय गणराज्य में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ जो हैं प्रधानमंत्री के पास में और नॉमिनल जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास में है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग अर्थात जनता हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं जिसका अपना कोई धर्म ना हो। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन यदि प्रश्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के संदर्भ में आए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा जाता है, अर्थात आर्टिकल नंबर 32 को, ठीक है। अब संविधान के भाग आते हैं। अगर मुझे भाग 1 में क्या है तो संघ और
उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूलभूत अधिकार हैं, ठीक है, यानी मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य हैं। भाग 5 में संघ है और भाग 6 में राज्य है और भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 के काम में नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदा और वाद हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भाग 15 की बात करें तो निर्वाचन है और भाग 17 की बात करें तो राजभाषा है। भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध हैं। भाग 20 की बात करें तो संविधान के संशोधन है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले, मैं वही बता रहा हूँ। अब आगे हमारा टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। तो हम इनके बारे में देखेंगे, अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग 25 भाग हो चुके हैं और 470 अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ये याद रखना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा सम्मिलित किया गया था, ये भी याद रखना है। अगला स्लाइड हमारे सामने है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। शिक्षा, विद्युत, वन और आर्थिक नियोजन, ये सारी चीज़ें समवर्ती सूची में शामिल हैं। कृषि, पंचायती राज, स्थानीय शासन, भूमि सुधार और पुलिस ये राज्य सूची का विषय हैं। जनगणना, रक्षा, रेलवे, विदेशिक मामले ये संघ सूची का विषय हैं। अगला हेडिंग है भारतीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई और जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत संसद है। कौन है? संसद है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति होता है। संविधान में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है आर्टिकल नंबर 3 में। भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने का अधिकार संसद को है आर्टिकल नंबर 2 में। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संघ को ऐसा संघ कहा है जिसमें केंद्रीकरण की शक्ति सशक्त है, यानी सेंट्रलाइजेशन है। भारतीय संघ व्यवस्था को केसी वीयर ने अर्धसंघी कहा है। क्या कहा है? केसी वीयर ने अर्धसंघी कहा है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के संबंध में सर्वप्रथम एसके धर आयोग 27 नवंबर 1947 को गठन किया गया, लेकिन इन्होंने 48 में रिपोर्ट दी और इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पे राज्य नहीं बनना चाहिए, प्रशासनिक आधार पे बनना चाहिए। उसके बाद बनता है जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये कमेटी भी बनती है। 1948 में रिपोर्ट देती है कि भाषाई आधार पे राज्य ना बनाया जाए, प्रशासनिक आधार पे बनाया जाए। फाइनली भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर के पोट्टी सिरा रामालू 15 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश के आमरण अनशन करते हुए 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद 19 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को बनाने की घोषणा की और फाइनली 1953 में आंध्र अधिनियम आया और आंध्र अधिनियम आने के तहत आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया भाषा के आधार पर गठित होने वाला। तो अगला पॉइंट है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया। 22 दिसंबर 1953 को गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। कौन अध्यक्ष थे? फजल अली आयोग। इसके सदस्यों में इनके सदस्यों में याद रखिएगा कि क्या नाम है भाई, हृदयनाथ खुंजरू भी शामिल थे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य सदस्यों के के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ खुंजरू, देखो दिया हुआ था, तो के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ खुंजरू ये दोनों लोग भी शामिल थे, याद रखिएगा। प्रमुख कौन थे? फजल अली आयोग, इसीलिए बोला जाता फजल अली आयोग। तो पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। फजल अली आयोग कब बना? 1953 में। दोनों चीज़ें याद रखना है। अगला, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित है। इसको सही कर लीजिएगा, 8 हैं। कितने हैं? 8 याद रखिएगा, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना औपचारिक तौर पर भारत का 29वां राज्य बना, लेकिन 29वां राज्य बना था तब की स्थिति में,
लेकिन वर्तमान में कितने राज्य, तो 28, तो 28वां राज्य हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अब 28वां राज्य बन गया, पहले 29वां था लेकिन अभी क्या 28वां है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, इसलिए याद रखना है आपको। अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग नागरिकता के आधार पे। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, कुल मिला के 5 तरीकों से। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को दिखाता है। एक, जन्म के द्वारा, वंश क्रम या रक्त संबंध के आधार पे, पंजीकरण या राष्ट्रीयकरण के रजिस्ट्रीकरण के द्वारा। चौथा है देशीकरण। देशीकरण का मतलब है 12 सालों तक आपको देश में रहना होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार। लेकिन अगर पूछे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार तो 6 वर्षों तक, 1955 के अनुसार 12 वर्षों तक। किसी भूभाग के सम्मिलन पर, यानी किसी देश को अगर हम मिला लेते हैं अपने देश में, तो उस देश के सारे नागरिकों को हम लोग नागरिकता प्रदान करेंगे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे मूल अधिकार। क्या देखेंगे यहाँ से? मूल अधिकार देखने वाले हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में की गई। 12 से 35 में पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18 में याद रखिएगा। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से लेकर के 22। उसके आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है आपका 23 से 24 में। उसके आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो आता है 25 से 28 में। उसके बाद आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, वो आता है आपका 29 से 30 में आता है। उसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार, जिसे समाप्त कर दिया गया है, वो आर्टिकल नंबर 31 आता है, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जिसे आर्टिकल नंबर 300 के काम में रखा गया। अगला है 7वां मौलिक अधिकार हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इस तरह से अगर कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास मौलिक अधिकार 7 हैं, लेकिन इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाए तो हमारे पास कुल मौलिक अधिकार वर्तमान में बचते हैं 6। तो हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 क्या दर्शाता है? तो आर्टिकल नंबर 15 जो है वो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, यानी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 16 में लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद नंबर 18 में जो है वो उपाधियों का अंत है। 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। 20 में दोषी सिद्धि का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 के काम में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है। ठीक है, और निवारण निरोध अधिनियम की चीज़ें दी गई हैं आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक वगैरह होंगे उनको कारखाने, कंपनी, अन्य खतरनाक जगह पर काम करने पर रोक लगाई है आर्टिकल नंबर 24 में। संविधान के प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, यानी संविधान में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता नहीं लिखी गई है। लेकिन आर्टिकल नंबर 19 के फर्स्ट में लिखा हुआ है वाक स्वातंत्र्य, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो ये समझा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही पर्याय बनाया जाता है प्रेस की स्वतंत्रता से, याद रखिएगा। तो इस तरह से आर्टिकल नंबर 25 की बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता आती है, यानी आप किसी भी धर्म को अंतःकरण कर सकते हैं, किसी धर्म को दिल से मान सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, अब मौलिक अधिकार नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि उसे हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, अब वो विधिक अधिकार बन गया। हालांकि संविधान में है, आर्टिकल नंबर 300 का काम है, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट है हमारा। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं या रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 में 5 प्रकार की रिट बताई गई। कितने प्रकार की रिट्स? 5 प्रकार की रिट्स का उल्लेख किया गया है। अगला है संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का
अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, तो 2009 में आया। लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन व सिख शामिल है। यानी हिंदू का मतलब हिंदू नहीं है, हिंदू में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और सिख भी शामिल हैं, ऐसा आर्टिकल नंबर 25 हमें बताता है। अब आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी याद रखना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है, क्योंकि संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय देने का अधिकार उसी में निहित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 में दिए गए हैं। संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश के अलावा अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि कौन है, तो आपको पता है कि वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो DY चंद्रचूड़ जी हैं, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में संविधान के अनुच्छेद 124 फोर्थ में विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का संविधान केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में प्रतिपादित किया, जो 13 जजों की बेंच थी। याद रखिए, सबसे बड़ी बेंच है आज तक की। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी मामलों में परामर्श लेने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 143 के तहत प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कभी भी सलाह ले सकता है, लेकिन वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो माने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर पूछे कहाँ पे उल्लेखित किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 143 में ये उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, क्योंकि इसमें 5 प्रकार की रिट्स बताई गई। कितने प्रकार की रिट्स बताई गई हैं? 5 प्रकार की रिट्स बताई गई, याद रखिएगा, ठीक है। तो 5 प्रकार की रिट्स कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 32 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? तो याद रखिए, आत्मा कहा है। अगला पॉइंट, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। यानी मान लो रायबरेली में कोई केस चल रहा है, उसे लखनऊ ले जाना है, तो ऐसा केवल सुप्रीम कोर्ट ही भेज सकता है। कौन भेज सकता है? सुप्रीम कोर्ट। जनहित याचिका की शुरुआत वर्ष 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर हुई थी, ठीक है। आप लोग जनहित याचिका के जनक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PIL के जनक। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्भव अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अगला, भारत में लोकहितवाद की शुरुआत का श्रेय PN भगवती को जाता है। जो मैंने पूछा था वो देखो यहाँ पे दिया गया है, PN भगवती को जाता है। देखिए, फादर कहे जाते हैं, यानी PIL का जनक किसे कहा जाता है? तो PN भगवती को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी हैं। ये पहला न्यायाधीश हैं, पहली महिला न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय की। लेकिन पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है महिला में। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन है? तो हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक अदालत होती है। संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये भी याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद
और 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संसद के अनुच्छेद 231 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय। कितने न्यायालय? 25। सर्वप्रथम मुंबई, कोलकाता, चेन्नई उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 62। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसको करेगा? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ये भी याद रखिएगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने चालित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट की परिकल्पना की थी। किसने की थी? मोबाइल कोर्ट की जो परिकल्पना है वो की थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, अब यहाँ से हमें देखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत की कल्याणकारी राज्य की विचार किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतवाद योग्य नहीं है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं लेकिन यह प्रवर्तनीय नहीं है। भारत में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 42 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। राज्य 0 से 6 वर्ष तक के शिशुओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 48 का संबंध पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के संबंध में राज्य के दायित्व से संबंधित है। 48 में कृषि एवं पशुपालन है। 48 में क्या? कृषि एवं पशुपालन। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 51 में संबंधित है। 51 में यानी अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है वो कौन से आर्टिकल में है? तो 51 में है। ठीक है। भाग 4 के काम में क्या है तो आप सभी को पता ही होगा। मूल कर्तव्य हैं। टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। मूल संविधान में 0 थे। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए। समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा का अधिकार है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया। ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद में 1990 में पारित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में किया गया। मूल कर्तव्य मैंने आपको बता ही दिया। भाग 4 के काम में 51 के काम में अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई है। कितनी हो गई? 11 हो गई है। अब यहाँ से हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा कहा गया है। संघ सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। संघ के रक्षा बलों को सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की होगी। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 57 के तहत कोई व्यक्ति पुनः यानी दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अनुच्छेद 61 के द्वारा उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है कि 2/3 के बहुमत से यानी 66%। ये सेकेंड टफेस्ट बहुमत माना जाता है। सबसे टफेस्ट माना जाता है GST परिषद का। ठीक है। 3/4 बहुमत है। वहाँ पे 75% है, यहाँ पे 66% है। महाभियोग प्रक्रिया
जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं संसद में उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। ये सब करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको बताना पड़ता है। राष्ट्रपति पद के रिक्त होने के तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव किसी भी दशा में होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति एन संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के आधार पर होता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसमें याद रखिए, विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला पॉइंट है, संसद के सत्रावसान के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया गया। अब तक 2 राष्ट्रपतियों डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। अब तक 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, जो लोकसभा अध्यक्ष थे तथा साथ में मुख्यमंत्री भी थे। प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों और राज्यों के जितने भी राज्यपाल होते हैं उन सभी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। संसद के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने के संबंधित जितने भी अधिकार होते हैं वो राष्ट्रपति के पास होते हैं। भारत के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे। भारत सरकार विदेशों से कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही करती है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पैप्सू पंजाब में लागू हुआ। सर्वाधिक यूपी में 10 बार लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन की राज्य में अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। भारत के राष्ट्रपति को अत्यंतिक निलंबनकारी और जेबी यानी पॉकेट वीटो के संयोजन की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन ये लाने के लिए आपको उसको 14 दिन पहले सूचित करना होगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद का कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में प्रस्तुत होता है, इसलिए वित्त विधेयक और धन विधेयक को राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 के तहत बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषित कर सकता है। विदेशों में स्थित भारत के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 143 के अधीन किसी भी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। उसकी सलाह लेगा ज़रूर, लेकिन मानेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 143 यानी राष्ट्रपति संबंधी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। उपराष्ट्रपति तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति तक रखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग आज इतना कर लें 40 मिनट में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और हमारे साथ आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के इस सीरीज़ में आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के लास्ट वीक में होने वाला है,
जो कि 10 शिफ्ट में होगा। तो जिसकी भी तैयारी अच्छी नहीं है और कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, तैयारी नहीं अच्छी है, तो कोई बात नहीं, आप रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। जितना आपने पढ़ा है उसी का बार बार मल्टीपल रिवीजन करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, क्योंकि रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है। ठीक है सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।